A very good morning, students. Next question: de Broglie wavelength lambda as a function of this for two particles of masses. गौर कीजिएगा, ये जो ग्राफ बना है ये masses वाले particles के लिए बना है, ठीक है? Two particles जिनके पास masses है, as shown in the figure. Here K is the energy of the moving particles. K क्या है? Energy of the moving particles. और ये ग्राफ उन्होंने दिया हुआ है lambda versus 1/√k. K is the kinetic energy. अब ये क्वेश्चन हमसे पूछे हुए, इनका एक्सप्लेनेशन भी पूछा हुआ. तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं. व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट्स? ये स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बता रही है? तो पहले हम लैम्डा और डी ब्रोगली बोल ही दिया उन्होंने. एक्चुअली वो डी ब्रोगली ने डी ब्रोगाई बोलते, पता नहीं क्या है, छोड़िए. हम तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, डी ब्रॉय बोलते हैं. हाँ, डी ब्रॉय नाम है एक्चुअली. डी ब्रॉय प्रोनाउंसिएशन में ऑय लगता है. खैर, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट्स? तो देखिए, डी ब्रॉय जो वेवलेंथ होती है लैम्डा एच अपॉन पी, और पी क्या होता है? एच अपॉन √2m k. k इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला. अब हमारे पास दो मासेस दिए, m1 एंड m2. तो जाहिर सी बात है कि अच्छा पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करना है. हाँ, तो लैम्डा एच अपॉन √2m इंटू 1/√k ऐसा लिख सकते हैं. देखिए, अगर √6 है तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, √2 इंटू √3 बनेगा तो √6 ही है ना, मतलब ऐसे ही हो जाएगा, एक ही बात है. तो वैसे ही ये दोनों ही अंडर रूट में, तो उसको ऐसे करके लिख लेते हैं. अब ग्राफ किसके बीच में है? y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे ये. तो दिस इज द y एक्सिस, ये पूरा के पूरा मेरा x एक्सिस पे है. तो ये क्या चीज हो गई? दिस इज नथिंग बट द स्लोप. ये स्लोप ऑफ द लाइन. तो दिस इज द स्लोप m. ओके, गॉट द पॉइंट. तो इसका मतलब m विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि थीटा के भी बराबर होता है, tan थीटा के भी बराबर होता है ना, दैट इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m के बराबर. अब हमें दो मासेस के लिए दिया हुआ है, m2 एंड m1 है ना. तो हम इस स्लोप को अब थोड़ा सा तोड़ते हैं. स्लोप m1 इज इक्वल्स टू, लेट्स से इट इज tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m1. करेक्ट हो गया बात. अब मुझे बताइए, h अपॉन √2 तो कांस्टेंट है ना, ये h अपॉन √2 इज द कांस्टेंट. ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि स्लोप विच इज इक्वल्स टू स्लोप m1 दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं कांस्टेंट नाम दे दूं तो कांस्टेंट अपॉन √m1 है ना. ये h अपॉन √1 को मैं कांस्टेंट 1 नाम दे देती हूँ, क्योंकि एक और कांस्टेंट आने वाला है. कांस्टेंट ही नाम देते हैं ना, क्योंकि वो वहां पे भी वही आएगा. ठीक है, मतलब मैंने h अपॉन √2 को कांस्टेंट नाम दिया, h अपॉन √2 को कांस्टेंट. तो अब मेरे पास क्या बचा? मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? h अपॉन √2 √m1 है ना. अभी मैंने समझाया, ऐसे लिख सकते हैं. तो √2m1 को मैंने तोड़ दिया, तो ये पूरा के पूरा मेरा कांस्टेंट था, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन √m1 लिख दिया. ओके, अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये m1 अलग है और ये m1 अलग है, ये स्लोप का m1 है. अब ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मास का समझ जाएंगे ना. तो इसको मैं है ना कुछ कैपिटल M से नाम दे देती हूँ. एक काम करते हैं, इसको कैपिटल M कर देते हैं. दिस इज द कैपिटल M, दिस इज द स्लोप कैपिटल M1 नाम कर देते हैं. गॉट द पॉइंट. कैपिटल M कर देते हैं, क्योंकि वो मासेस M1 और M2 रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ पे, है ना. स्मॉल m1 m2 क्या है? मासेस है. m क्या है? मास है. और ये मेरा कैपिटल M1 कहीं रह गया तो आप ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल इज द स्लोप. करेक्ट. अब वैसे ही स्लोप m2 कितना हो जाएगा? tan थीटा 2 विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि tan थीटा 2 भी पहले पूरा ही लिख देते हैं, h अपॉन √2m2 हो जाएगा. और h अपॉन √2 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, h अपॉन √2 √m2. अब ये पूरा के पूरा तो मैंने अभी बोला, इसको कांस्टेंट नाम दे देते हैं. ठीक है, तो m2 स्लोप किसके बराबर हो गया? m2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन √m2. ओके, गॉट द पॉइंट. अब गौर से देखिए इस ग्राफ को, वैसे तो यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता रही हूँ. लेट्स से यहाँ तक आपने मिलाया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज m2 के लिए मैं थीटा 2 नाम दे देती हूँ, और ये जो है इसको मैं थीटा 1 नाम दे देती हूँ. तो अब देखिएगा गौर से, अब
फिगर में ही दिखाई दे रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। करेक्ट बात है, दोनों जगह 10 10 10 लगा दे तो देखिए थीटा के इंक्रीमेंट पर tan थीटा भी इंक्रीज ही होता है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो tan 0 पे 0 होता है, और tan 90 पे कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे tan का एंगल भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगर θ2 बढ़ा है तो tan θ2 की भी वैल्यू tan θ1 से तो ग्रेटर ही होगी। ओके, क्योंकि एंगल इंक्रीज करने पर tan का फंक्शन भी इंक्रीजिंग वैल्यू ही देता है। ओके, अब मुझे बताइए tan θ2 किसके बराबर है, इसके बराबर। कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ m2 शुड बी ग्रेटर देन कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ m1। गॉट द पॉइंट। देखिए मैं सारा सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अब ये कांस्टेंट कांस्टेंट का कंपैरिजन करेंगे तो ये और ये गया, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट ऑफ m1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ m2। देखिए मैंने दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर दिए, ठीक है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट क्या बोला है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट्स। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो स्लोप हमने पहले ही निकाल लिया। पहले क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट का क्या है कि स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स अंडर रूट ऑफ h अपॉन अंडर रूट 2m। मासेस को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये स्लोप है। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ये है ना कैपिटल M जिसको मैंने बोला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बी वाले पार्ट में बोला है विच ऑफ द टू पार्टिकल इज हैवियर, दोनों में से कौन सा पार्टिकल हैवियर है। तो सही जाहिर सी बात है, इसका m2 मतलब हमारे पास कौन सा निकला, m1 इज ग्रेटर। ओके, तो m1 इज ग्रेटर, तो जो ग्रेटर वो हैवियर होगा। तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, m1 इज हैवियर। और आपको यहीं से ही समझ में आ गया होगा कि स्लोप जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, है ना। तो मास m1 का देखिए, स्लोप देखिए कम है, m1 का स्लोप कम है। m1 क्या लिखूं मैं, m1 का स्लोप जो कि है tan θ1 वो कम है, यही मैंने प्रूफ किया, कम है मतलब लेस है। तो देखिए जिसका स्लोप कम है, उसका मास ज्यादा, मतलब ये m1 ज्यादा होना चाहिए तभी तो स्लोप कम है उसका। करेक्ट, तो m1 का क्योंकि थीटा कम है ना, तो जाहिर सी बात है m1 इज हैवियर। और ये हमने देखिए मैं पूरा क्वांटिटेटिव प्रूफ भी कर दिया उसको। गॉट द पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट वो पूछ रहे हैं कि इज दिस ग्राफ ऑल्सो वैलिड फॉर अ फोटोन। देखिए पहले तो ये मासेस वाले पार्टिकल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सी पार्ट में देखते हैं फोटोन क्या चीज होती है। फोटोन के पास लाइट की स्पीड, एक तो ये लाइट की स्पीड c से चलते हैं। जो चीज लाइट की स्पीड से चलती है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट की स्पीड से चल रही है मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उनका रेस्ट मास कितना होता है, 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या है, मासेस वाले पार्टिकल की इक्वेशन है। तो दैट्स वाई ये ग्राफ वैलिड नहीं है फॉर द फोटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2mk के बराबर होता है। अंडर रूट ऑफ 2mk मतलब मोमेंटम में क्या आ जाता है, मास आ जाता है, एंड फोटोन आर मासलेस, ठीक है। दैट्स वाई डी ऑप्शन का आप क्या लिख सकते हैं आंसर, नो इट्स नॉट वैलिड फॉर फोटोन, नो इट्स नॉट वैलिड फॉर किसके लिए, फॉर फोटोन। बिकॉज करके आप लिख सकते हैं, बिकॉज सॉरी सी पार्टी है ना, हाँ डी तो नहीं था। सो नो इट्स नॉट वैलिड फॉर फोटोन बिकॉज ये सब चीज है, बिकॉज फोटोन हैज रेस्ट मास इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंटम इस फॉर्मूले से डिक्टेड। तो जब रेस्ट मास ही नहीं है तो ये दिस ग्राफ इज नॉट वैलिड फॉर द फोटोन। सो स्टूडेंट्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपका शेयर, आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब बहुत वंडर कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।